मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर अब्बास आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और हम भाषा विवेचन शिक्षण में कैसे उसका उपयोग हो इस पर हम विचार करेंगे। देखते हैं कि आज के दौर में ऑनलाइन शिक्षण पर लोगों का बहुत आग्रह रहता है, दबाव रहता है। मैं पिछले 15-20 वर्षों से आप लोगों से मिलता रहा हूँ, पूरे देश में भी और विदेश में भी। लेकिन अब आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से सब कुछ ठप हो गया है, लेकिन एक विधा ये निकाली कि क्यों ना ऑनलाइन हम अपने कार्यक्रम को जारी रखें। तो आज का हमारा विषय होगा पाठ्य पुस्तकों का उपयोग। हम पाठ्य पुस्तकों को सरसरी तौर पर पढ़ाते हैं और एक हैरानी की बात यह है कि अन्य विषयों के अध्यापक अपना विषय पढ़ाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स का टीचर है, वो मैथ्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री का टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, फिजिक्स का फिजिक्स पढ़ा रहा है, इसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस ये सब पढ़ाते हैं। लेकिन भाषा शिक्षक में सारी गुणवत्ता होने के बावजूद वो भाषा नहीं पढ़ाता। अब सवाल ये है कि क्या पढ़ाता है? उत्तर ये है कि वो पढ़ाता है कंटेंट। मैं अपनी बात को थोड़ा साफ कर दूं कि मान लिया हमारे 6ठी क्लास में या 7वीं क्लास में महात्मा गांधी का एक पाठ है। हम प्राय सभी शिक्षक महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए थे, उनकी शिक्षा कहाँ हुई, दक्षिण अफ्रीका कब गए, बैरिस्टर कब किया, बैरिस्टर करने के बाद वो देश में कब लौटे, आज़ादी के आंदोलन में भाग कब लिया, साबरमती के आश्रम में क्या दिनचर्या रही, ये बातें पढ़ा रहे हैं। भाषा वहाँ से गायब है। शायद ही कोई ऐसा अध्यापक होगा जो पाठ पढ़ाते समय भाषा पर ध्यान दें। कुछ हैं अध्यापक, लेकिन वो भी पर्यायवाची शब्द बता देंगे, विलोम बता देंगे, एक अर्थक अनेकार्थक बता देंगे और कभी कभार शब्द निर्माण की प्रक्रिया भी बता देंगे। लेकिन भाषा को इतना उपेक्षित करना कि केवल कंटेंट पढ़ा दें, इसलिए हमारी भाषा कमज़ोर रह जाती है। अगर हम ये सोचें कि मुझे भाषा पढ़ानी है तो हमें नए सिरे से अपनी बात, अपना अध्ययन, अपना शिक्षण शुरू करना पड़ेगा। हैरानी की बात यह है कि क्योंकि हम पढ़ाते ऐसा हैं, इसलिए क्वेश्चन पेपर भी ऐसा ही बनाते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग कब लिया, साबरमती में क्या यानी पेपर भी हम उसी तरह का बनाते हैं। भाषा संबंधी सवाल बहुत कम दिखाई देते हैं। और आप देखते होंगे कि CBSE में 9वीं या 10वीं क्लास का जो पेपर आता है उसमें 15 नंबर का व्याकरण होता है। लेकिन वो भी व्याकरण है। भाषा संबंधी जो कहाँ हास्य है, कहाँ व्यंग्य है, कहाँ विनोद है, कहाँ करुणा है, कहाँ शौर्य है, इन बातों पर शायद हम उतना ध्यान नहीं दे पाते। और नतीजा ये होता है कि बच्चे उस पाठ को बाँच लेते हैं, शायद पठन नहीं कर पाते। बाँचने और पढ़ने में मैं थोड़ा सा एक अंतर ये बता दूं, और मैं कई बार कहता हूं कि एक बुढ़िया है जो कतई अनपढ़ है, उसने कभी वो स्कूल नहीं गई, उसका बेटा आर्मी में चला गया, वहाँ विश्व युद्ध हो गया और बुढ़िया को रोज़ाना चिंता रहती है मेरे बेटे का क्या हुआ होगा, क्या काम करता होगा। 3-4 महीने के बाद अचानक एक दिन एक चिट्ठी आती है। बुढ़िया चिट्ठी को सीने से लगा लेती है, लेकिन चिंता के साथ खुशी है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। पर जब ऐसा सोच रही है तो बाहर गली में से जाते हुए एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे बुलाती है, हे बेटा, ये बेटी बात सुन, ये मेरी चिट्ठी पढ़ दोगी? उस लड़की ने उस चिट्ठी को पढ़ा
बुढ़िया को सुनाया। लेकिन जब बुढ़िया सुन रही होती है तो एक एक शब्द में, एक एक मात्रा में, एक एक अर्थ में, एक एक वाक्य में वो अर्थ तलाश कर रही है, हर शब्द को बारीकी से सुन रही है। और वो बच्ची उस चिट्ठी को बाँच के और चली जाती है। लेकिन बुढ़िया को तसल्ली नहीं, फिर भी सोचती है कोई और पढ़ने वाला मिल जाए। थोड़ी देर के बाद कोई एक और लड़की आती है, उससे भी वो चिट्ठी पढ़वाती है। और पढ़ते वक्त बुढ़िया उतनी ही तल्लीन है जितनी पहले वाचन में थी। अब सवाल ये होता है कि पढ़ा किसने, बुढ़िया ने या उन लड़कियों ने? हकीकत ये है कि वे लड़कियां तो बाँच के चली गई, उनको उसके लड़के से, उन शब्दों से, उन वाक्यों से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन बुढ़िया सोती है तो, खाती है तो, इधर उधर जाती है तो चिट्ठी के हर शब्द को वो पूरी तरह से अपने में समाहित कर लेती है। बगैर अर्थ के पठन होता ही नहीं है। पठन का अर्थ है अर्थ होना। यदि अर्थ नहीं है तो बाँचना है, पढ़ना नहीं। तो हम जब भी कक्षा में जाते हैं, अपने पाठ के साथ अगर हम न्याय करना चाहते हैं तो बच्चों को पढ़ना सिखाएं, बाँचना नहीं। बाँचना एक होता है। अब आप ये टीवी देखते होंगे, टीवी में न्यूज़ रीडर आता है और वो कभी धार्मिक विषय पर, कभी राजनीतिक विषय पर, कभी खेल पर, कभी कृषि पर, कभी टेक्नोलॉजी पर दुनिया भर के समाचार पढ़ता है। और ऐसे पढ़ता है लगता है कि ये उसका विद्वान है, ये उसे जानता है। पर हकीकत ये है वो केवल बाँच रहा है उसे। उस 10 या 15 मिनट के बाद उन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन पठन ऐसा नहीं होता। पठन उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। अब कितने ऐसे बच्चे होंगे जो उस पठन को अपने ज़िंदगी में ढाल लेते हों, शब्दों का प्रयोग करते हों, वाक्य को सुगठित कर लेते हों। उसकी वजह केवल यही है कि हम कंटेंट पढ़ा लेते हैं, भाषा पक्ष को छोड़ देते हैं। एक तो भाषा के जितने भी पक्ष हैं, मोटे तौर पर हम ये कहते हैं कि 4 कौशल हैं भाषा के। एक सुनना है, एक बोलना है, एक पढ़ना है, एक लिखना है, और इसके साथ साथ अवबोधन, यानी प्रत्येक को समझना है। मैं सुनता हूँ तो समझ के सुनता हूँ, मैं बोलता हूँ तो समझ के बोलता हूँ, पढ़ता हूँ तो समझ के पढ़ता हूँ, और लिखता हूँ तो भी समझ के साथ लिखता हूँ। मैं सुनने की एक छोटी सी बात अक्सर कहा करता हूँ कि एक नदी है, नदी के पास बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। गांव के सब लोग आके वहीं बैठ के हुक्का पीते हैं, बातचीत करते हैं, कथा कहानी कहते हैं, और गडरिए भेड़ बकरियों को बिठाते हैं, पाली अपने गवों को बिठाकर उसी के नीचे आराम करते हैं। लेकिन एक दिन उसी पेड़ के नीचे एक अंधा आया, थोड़ी देर के बाद एक लंगड़ा आदमी आ गया, उसके बाद एक बहरा भी आया, और फिर एक ऐसा आदमी आया जिसके हाथ नहीं थे, यानी लूला आदमी भी आया। चारों बैठे थे, अपना अपना परिचय एक दूसरे को दे रहे थे। अचानक इतने में ऊपर से एक आम गिरा। अब सवाल ये है कि उस आम को उठाया किसने होगा? अंधे ने, लंगड़े ने, लूले ने, या बहरे ने? बहरे को तो सुनाई नहीं दिया कि कब आम गिरा कब नहीं गिरा, अंधे को दिखाई नहीं दिया, लंगड़ा वहाँ तक चल नहीं सकता, और लूले के हाथ नहीं है। तो सवाल यह है कि उठाया किसने होगा? शायद आप कह सकते हैं कि बहरे ने उठाया होगा, भले ही उसे सुनाई ना दिया हो, लेकिन दिखाई तो दिया है। लेकिन मित्रों, यही हमसे चूक हो गई। हमने पूरी तरीके से, पूरे ध्यान से उसे सुनाई नहीं। अरे पेड़ तो पीपल का था, आम कहाँ से गिरेगा? इसका अर्थ ये हुआ कि हमने गौर से सुना नहीं। यदि सुनते तो तत्काल कहते साहब पीपल के पेड़ से आम कहाँ से गिरेगा। तो ये सुनना है, इसमें कितना ध्यान चाहिए, कितनी बारीकी से श्रवण शक्ति का प्रयोग करना है, ये सारी बातें हम धीरे 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 बच्चों को सिखाएं। तो सुनना एक कौशल है, बोलना भी एक कौशल है। कैसे बोलें, कब बोलें? यूँ तो लगभग 2-2.5 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, लेकिन क्या सचमुच हमें बोलना आता है?
कितने बार हमें पछतावा होता है, ओहो हो, उस वक्त मुझे ये बात कहनी चाहिए थी। लड़ाई हो तब भी, प्यार मोहब्बत हो तब भी, अरे मैं तो चूक गई, मैं चूक गया, मुझे तो ये बात कहनी चाहिए थी। शायद हमें बोलने का वो अभ्यास है नहीं। पठन में तो वाचन की बात है, उच्चारण की बात है, लय की बात है, गति की बात है, खड़े होने की बात है, किताब की दूरी की बात है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है या नहीं भी जाता। और लेखन, आप जानते हैं बच्चे कितनी अशुद्धियाँ करते हैं, क्यों करते हैं। कल ही एक टीचर ने मुझसे सवाल ये किया कि CBSE में शब्द की अशुद्धि का नंबर नहीं काटते 10वीं क्लास में। मेरा सीधा सीधा सवाल ये था, भाई क्यों काटें? अगर 10 साल तक हम बच्चे को नहीं सिखा पाए तो दोष बच्चे का नहीं है, हमारा दोष। प्राइमरी का टीचर उसे एक्सेप्ट करता, उसके बाद 7वीं 8वीं तक के उसके दोष निकाल देता, 9वीं 10वीं में, अरे 10वीं तक जा कर के 10 साल पढ़ने के बाद भी अगर बच्चा गलती करता है तो फिर वो टीचर की गलती है, हमारी गलती है, वो बच्चे का दोष नहीं है। तो खैर, भाषा के जो कौशल हैं इन पर विस्तार से हम बाद में बात करेंगे। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 8वीं कक्षा तक के बच्चों को बहुत गहराई से सिखाए जाने चाहिए। क्यों सिखाए जाने चाहिए? आपने देखा होगा कि 9वीं और 10वीं क्लास की किताबें जो हैं वे ऐसी नहीं है जैसी 8वीं तक की किताबें हैं। मैं अपनी बात को साफ करूं कि 9वीं 10वीं क्लास की किताबों में, 11वीं 12वीं क्लास की किताबों में सारी कविताएं एक जगह हैं और गद्य पाठ एक जगह है। लेकिन 8वीं तक ऐसा नहीं है। पहले कविता है, फिर कुछ गद्य पाठ हैं, फिर एक कविता आ गई, फिर 2-3 पाठ आ गए, फिर एक कविता आ गई, यानी कविता किताब में बिखरी पड़ी है। क्यों हुआ ऐसा? एक रात जब बच्चा 8वीं क्लास में था तब तो कविताओं को अलग अलग पढ़े, और 9वीं क्लास में जाते ही सारी कविताओं को एक साथ पढ़े। क्या ऐसी शक्ति आ गई उसमें? हकीकत ये है मित्रों कि 9वीं क्लास में बच्चा साहित्य में पदार्पण कर रहा है। इससे पहले भाषा शिक्षण का कार्य कर रहा था। 8वीं तक प्रत्येक अध्यापक का, प्रत्येक हमारे साथी का दायित्व ये है कि बच्चों को भाषा में निपुण बना दें। वहाँ साहित्य नहीं पढ़ाना, इन विधाओं के माध्यम से भाषा सिखानी है। कहानी है, संवादों की अदायगी कैसी हो, संवादों का चुटीलापन कैसे हो, संवाद कितने धारदार हैं, कितने असरदारी हैं, असरकार हैं, ये सारी बातें अध्यापक कहानी शिक्षण में करें। और उन संवादों का प्रयोग बच्चा बखूबी कर लेता है, नहीं कर लेता है। संस्मरण में आप देखोगे इतने विशेषण मिलेंगे जगह जगह पर, जो सिखाने की बात है। क्योंकि शब्द तो शब्द है, जब उसके साथ विशेषण या क्रिया विशेषण लग जाए सॉरी, तब वो भाषा बन जाता है। तो बच्चों को भाषा बनाना भी सिखाना पड़ेगा। हम 8वीं क्लास तक इन विधाओं के माध्यम से बच्चे को भाषा सिखाएं, और जब बच्चा भाषा सीख लेता है तो फिर साहित्य में पदार्पण करता है 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में। तो इस बात का बराबर ध्यान रखें कि इन किताबों का उपयोग हम कैसे करें, किस पाठ को कैसे पढ़ें। एक बात और, जब भी हम क्लास में जाएं या ऑनलाइन हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। पाठ पढ़ाने से पहले उस पाठ को हम कम से कम 3 बार पढ़ के देखें। एक बार इसलिए कि उसमें सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ हैं। सूचना से कहने का मेरा मतलब ये है कि कब, कौन, किसने, कहाँ, इन शब्दों से बनने वाले प्रश्न वे ज्ञानात्मक होते हैं, सूचनात्मक होते हैं। एक बार इस निगाह से पढ़ें। पाठ का नाम क्या है, पाठ का लेखक कौन है, कहानी में पात्र कितने हैं, घटनाएं कौन कौन सी हैं, ये सारी की सारी बातें उसके ज्ञानात्मक पक्ष को ले जाती हैं। दूसरी बार इसलिए पढ़ें कि उस पाठ में समझाने की चीज़ कहाँ कहाँ है, कौन सी ऐसी गुत्थियाँ हैं जिनकी हमें व्याख्या करनी पड़ेगी। और इस व्याख्या के लिए, इस समझाने के लिए
आशय बताइए, तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, लेखक का अभिप्राय क्या है, उक्त उत्तर दीजिए। इन शब्दों से बनने वाले जो सवाल हैं वो अंडरस्टैंडिंग के सवाल हैं, बोधात्मक सवाल हैं। और तीसरी बार फिर एक पाठ को पढ़ें कि वहाँ बढ़िया वाक्य कौन से हैं, बढ़िया शब्द कौन से हैं, ताकि बच्चा उनका प्रयोग कर सके। और पाठ में हम जब बच्चे को भाषा पढ़ाते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। हम जब एक पाठ्यपुस्तक या पाठमाला तैयार कर रहे थे तो मैंने एक पाठ भेजा जो मदर टेरेसा पे लिखा हुआ था। वहाँ जो अध्यापिका थी उसने उस पाठ को गहराई से पढ़ा और पढ़ने के बाद मेरे पास फ़ोन किया कि सर कोई बहुत ज़्यादा विशेषता इस पाठ में मुझे दिखाई नहीं दी। मैंने कहा कि आपके पास वो पाठ है? और उसने कहा कि हाँ है। तो मैंने कहा सर पेज नंबर फला निकालिए। वहाँ लिखा था, वह मुस्कुराई, उसके होठों पर चांदी की रेखा सी खिंच गई। अब चांदी क्यों शब्द प्रयोग किया? क्योंकि दांत बहुत सफ़ेद थे। यदि पीले होते तो कह देता सोने के रेखा सी खिंच गई। उसके पास शब्दों का टोटा थोड़ा ही था, लेकिन चांदी की रेखा कही होठों पर तो लाल अधरों पर चमकते हुए दांत बच्चे के सामने उसे विजुअलाइज कर लेता है। और जब भी कभी कोई उसे मिलता है, उसे अच्छा लगता है, उसका प्रयोग कर सकता है कि तुम्हारे होठों पर चांदी की रेखा सी खिंच गई, क्योंकि उसकी दंत पंक्ति बहुत ही भव्य, आकर्षक, सुंदर, बढ़िया है। दूसरी बात कि आगे उसी पाठ में लिखा हुआ था कि रंग ऐसा जैसे चांदनी को दूध में घोल के पोत दिया गया हो। ये बात बच्चे को सिखाने की है या नहीं है? अब ये भाषा पक्ष है। फिर और आगे उसने लिखा कि वह बोली तो मिस्री ही मिस्री, एक शब्द नहीं कहा। उस मिस्री कहने में जो माधुर्य है, जो विनम्रता है, जो मिठास है, बस एक मिश्री शब्द ने सब कुछ समाहित कर लिया। और फिर एक जगह लिखा, वह ठहाका मार के हंसी, मानो मोतियों की बोरी खुल गई। अब ये मोतियों की बोरी खुलना, खनन खनन की जो आवाज़ है, अद्भुत है। तो मोती शब्द का प्रयोग, चांदी की रेखा से खिंच जाना, दूध में चांदनी को घोलना, ये भाषा पक्ष हैं जो बच्चे को सिखाए जाने चाहिए। और बच्चा अपने निबंध लेखन में, अनुच्छेद लेखन में, अपने भाषण में ये उनका प्रयोग कर सके। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन ये है कि कंटेंट पढ़ाएं, लेकिन जिस भाषा में वो रचा बसाया है, जिस भाषा में लिखा है, उसके सौंदर्य को भी पहचानें और बच्चा उनका वो प्रयोग कर सके। ऐसा हम निश्चित रूप से चाहते हैं, यदि अच्छे अध्यापक, भाषा अध्यापक बनना चाहते हैं तो। दूसरी, इसी के साथ एक और बात है कि हमने भाषा पक्ष की बात की। जब बच्चा भाषा में निपुण हो जाएगा, यानी वह सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल से अपने आप को सज्जित कर लेगा, तब जाकर के उसका साहित्य में प्रयोग होता है, साहित्य में प्रवेश होता है, तब वो साहित्य का रसास्वादन कर पाएगा। यदि ऐसा नहीं होता, और इसीलिए आज का बच्चा शायद साहित्य से विमुख होता जा रहा है। हैरानी की बात ये, साहित्य में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है जो अन्य किसी विषय में नहीं, ना वो कंप्यूटर में है, ना साइंस में है, ना मैथमेटिक्स में, ना कि भाषा में ये एक शक्ति है कि शब्द उस अर्थ को छोड़ देता है जो मुख्य अर्थ, और कोई और अर्थ धारण कर लेता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि जिंदगी धूप तू घना साया। अब यहाँ धूप शब्द का अर्थ वो घाम नहीं है जो सूरज की तपिश है। धूप का अर्थ है कठिनाइयाँ हैं, कष्ट हैं, दुख हैं। और तू घना साया, साया का अर्थ वो पेड़ की छाया नहीं है, बल्कि वो सुख है, वो आनंद है, वो जीवन का जो रस है, उससे अभिप्राय है। तो भाषा, ये साहित्य का एक बहुत बड़ा एक गुण ये है कि वो शब्द अपने अर्थ को छोड़ दे और हमारे हृदय को विशाल कर दे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, लेकिन विशाल का उदाहरण दे करके। मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, 200 रुपये का मैंने टिकट लिया और हॉल में बैठकर आधे घंटे के बाद मैं रोना शुरू कर देता हूँ।
आसपास ही देख रहा हूँ और भी रो रहे हैं, लेकिन मैं उठ के नहीं आता। अब सच्ची बात तो ये है कि आदमी रोता है तब जब उसके कोई अपनों के साथ कष्ट हो जाए, अपनी माता पिता भाई बंधु वो जब दुखी हो जाएं या उनकी मृत्यु हो जाए तब रोता है। लेकिन उस सिनेमा के पर्दे पर कोई हमारा नहीं है, ना चाचा ताऊ भाई बंधु, कुछ नहीं, फिर भी हम रो रहे हैं। यानी उसने हमारे हृदय को इतना विशाल कर दिया कि सब अपने अपने से लग रहे हैं। ये दो गुण साहित्य में भरे पड़े हैं, कूट कूट के भरे हैं, और बच्चा आनंद तब ले सकता है जब हम उसे भाषा सिखा देंगे। धन्यवाद मित्रों, अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे शब्दों के विवेचन के साथ। नमस्कार।